हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पर आज हम क्वेश्चन करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 डेट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। इन ग्लाइकोलाइसिस विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स अंडरगो स्प्लिटिंग टू प्रोड्यूस टू आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऑप्शन ए यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रुक्टोस 1,6 डाइफॉस्फेट, ऑप्शन बी 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ऑप्शन सी ग्लाइकोस, ऑप्शन डी पेप डेट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्लूकोज। आपको पता होगा कि ग्लाइकोलिसिस जब होती हैं उसमें हम ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं ग्लूकोज को इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ओके, इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस में यही होता है, ग्लूकोज को स्प्लिट किया जाता है इन ए सीरीज ऑफ 10 रिएक्शंस, इन ए सीरीज ऑफ 10 स्टेप्स, और हमको दो मॉलिक्यूल किसके मिलते हैं? पायरुविक एसिड के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इन लिंक रिएक्शन ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन द एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्वड हैज़। तो आपको जो पता होगा कि पहले हमारी ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ब्रेक होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। उसके बाद यहाँ पर लिंक रिएक्शन होती है, जो हमारा पायरुविक एसिड बनता है इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है और वहाँ पर हमको NADH प्लस H पॉजिटिव भी मिलते हैं। सो यहाँ पर जब हम पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए में, तो यहाँ पर हमको एक एंजाइम लगता है इस लिंक रिएक्शन में, उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। और हमको यहाँ पर कोफैक्टर भी लगता है जिसका नाम है मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, वन एंजाइम एंड वन कोफैक्टर्स। सो एक कोफैक्टर हमको यहाँ पर लगता है वो है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और एक एंजाइम लगता है और वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। किसमें? लिंक रिएक्शन में। पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, उसके बाद यहाँ पर लिंक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज कैटालाइज्ड बाय। सो हमारे पास जो ग्लाइकोलाइसिस हैं, ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोज से स्टार्ट होती हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन है ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ओके, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और पहले ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, उसके बाद ट्रायोस फॉस्फेट में। तो यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप रिएक्शन प्रोसेस हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की बात हो रही है, फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम लगता है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है? सो उसका नाम है हेक्सोकाइनेस। ओके, हेक्सोकाइनेस याद रखना जो पहली स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो हेक्सोकाइनेस उसमें लगता है। और जब जो दूसरी रिएक्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, उसमें भी एंजाइम लगता है। और उसके बाद जो स्टेप होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, उसमें भी एंजाइम्स लगते हैं। सो आपको अभी याद रखना है कि हेक्सोकाइनेस यहाँ पर एंजाइम लगता है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD पॉजिटिव इन सेलुलर रेस्पिरेशन। It is a nucleotide source for ATP synthesis. It functions as an electron carrier. It functions as an enzyme. It is the final electron acceptor for anaerobic respiration. So the correct option is option B. It functions as an electron carrier. So NAD positive function करता है as electron carrier. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोलना है। ऑप्शन ए आप देख सकते हो ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विथ NAD डेट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स। ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन साइटोसॉल। ऑप्शन सी आप यहाँ पर देख सकते हो एंजाइम्स ऑफ TCA साइकिल दैट इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और ऑप्शन डी आप यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो हमें इन चारों में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था।
सो जिसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन डी है और जो पहले 3 स्टेप्स हैं ये करेक्ट ऑप्शन हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल इज। आपको पता होगा कि जो साइट्रिक एसिड साइकिल है डेट इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हम जिसको कहते हैं, या साइट्रिक एसिड साइकिल। सो ये ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन होते हैं, लिंक रिएक्शन के बाद साइट्रिक एसिड साइकिल होता है। सो इसमें जो आपको देखना है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन कितने टाइम्स होते हैं जब एक टर्न ऑफ साइकिल कंप्लीट होता है। 2301, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वन टाइम होता है जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनिक एसिड में। ओके, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, वहाँ पर जीडीपी कन्वर्ट होता है जीटीपी में। तो ये यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, तो एक टाइम होता है, वन टाइम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स। आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है। ओके, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो जो प्रोटॉन एक्यूमुलेट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो वो यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में एक्यूमुलेट होते हैं। ओके, प्रोटॉन्स उसमें एक्यूमुलेट होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रेफर्स टू anaerobic production of ATP, citric acid cycle production of ATP, production of ATP by chemiosmosis, production of ATP by chemiosmosis, and alcoholic fermentation। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन रेफर्स टू, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय केमिओस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपको, मैच द फॉलोइंग यहाँ पर है। 4C कंपाउंड, 2C कंपाउंड, 5C कंपाउंड, 3C कंपाउंड। यहाँ पर आपको बोलना है कि इनमें से 4C कौन है, 2C कौन है, 5C कौन है, 3C कौन है। सो यहाँ पर 4C कंपाउंड मैलिक एसिड है, सो यहाँ पर A5 आ जाएगा। ओके, 2C कंपाउंड यहाँ पर आपको पता होगा कि एस्टाइल कोएंजाइम ए है जो लिंक रिएक्शन में बनता है। ओके, वो 2C कंपाउंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है 5C कंपाउंड। 5C कंपाउंड यहाँ पर अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है। ओके, अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड होता है जो कि यहाँ पर किस में होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल में। उसके बाद यहाँ पर 3C कंपाउंड है, वो है पायरुवेट। आपको पता होगा कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। आपको पता है ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है 6C6H12O6। सो कार्बन 6 हैं, तो यहाँ पर जो पायरुवेट होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स होता है और पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है। 2 × 3 = 6। सो यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर 3C कंपाउंड पायरुवेट होता है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड आर कन्वर्टेड इनटू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। सो यहाँ पर ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 6 है, ऑप्शन सी 8 है, ऑप्शन डी 4 है। सो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं NADH के, जब 4 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के कन्वर्ट होते हैं किसमें, पायरुवेट में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। सेल रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट। आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन होती है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि जो मेन सेटअप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ओके, आपको पता होगा कि ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होती हैं, लेकिन जो मेन सेटअप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहाँ पर ATP हमको मिलता है, डेट इज एनर्जी, डेट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो मेन यहाँ पर मोटिव रेस्पिरेशन का होता है ATP निकालना, ग्लूकोज को ब्रेक करना, सो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। गोल्गी बॉडीज़ का इसे कुछ नहीं है, राइबोसोम्स का इसे कुछ नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती हैं। राइबोसोम्स में याद रखना मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमको प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो।
विच वन इज़ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपको पता होगा कि जो लास्ट स्टेप रेस्पिरेशन का है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती हैं। याद रखना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती हैं। ओके, तो यहाँ पर इसमें आपको पता होगा कि कम्प्लेक्स फर्स्ट है, कम्प्लेक्स सेकंड है, कम्प्लेक्स थर्ड है, कम्प्लेक्स फोर है, और जो कम्प्लेक्स फाइव है वो हमारे पास एटीपी सिंथेस हैं, जहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन होती हैं। सो अगर हम कम्प्लेक्स फोर की बात करें, ओके, इसको हम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी कहते हैं। ओके, इसमें जो आपको ये एक कॉपर कंटेनिंग है। ओके, कॉपर कंटेनिंग कम्प्लेक्स है, और इसमें साइटोक्रोम A to A3 आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ओके, साइटोक्रोम A to A3। सो ये कम्प्लेक्स भी हम इसको कहते हैं साइटोक्रोम A to A3। सो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है साइटोक्रोम A3। मैंने बोला ना, साइटोक्रोम A3। तो साइटोक्रोम A3 इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। सो यहाँ पर पायरुवेट इसने लिखा है 3 कार्बन कंपाउंड है, एस्टाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर इसने ऑक्सैलोएसिटिक एसिड लिखा है, इसका A लिखा है, मैलिक एसिड लिखा है, इसका E लिखा है, सक्सिनिक एसिड लिखा है, इसका D लिखा है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड लिखा है, इसका C लिखा है, साइट्रिक एसिड यहाँ पर है, इसका B लिखा है। तो यहाँ पर साइकिल ए से ऑपरेट होता है। सो ये हमारे पास साइट्रिक एसिड साइकिल है, या जिसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर साइट्रिक एसिड जो होता है, ओके, साइट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड होता है। ओके, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। और जो हमारा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, पहले भी मैंने बोला, ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है। सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड होता है। और जो मैलिक एसिड है ये भी 4 कार्बन कंपाउंड होता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड होता है। सो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, जो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती हैं। ओके, सो ये किसकी एग्जांपल है? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीसोम्स। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डेट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल अभी मैंने दिखाया था, जिसमें मैंने वो नंबरिंग भी की थी। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अब एस्टाइल कोएंजाइम ए फॉर्म्स ए 6 कार्बन कंपाउंड आफ्टर कंबाइनिंग विथ। सो मैंने यहाँ पर लिखा था पायरुवेट पहले, पायरुवेट के बाद मैंने लिखा था एस्टाइल कोएंजाइम में। ओके, एस्टाइल कोएंजाइम में, उसके बाद यहाँ पर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था, और यहाँ पर साइट्रिक एसिड था, और यहाँ पर ये साइकिल कंटिन्यू हो रहा था। सो यहाँ पर जो एस्टाइल कोएंजाइम ए हैं, ये मैंने बोला था कि ये 2C कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है। ओके, और जो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड है ये 4 कार्बन कंपाउंड है, और जो साइट्रिक एसिड है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, अभी मैंने बोला था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन अभी हमसे पूछ रहा है, एस्टाइल कोएंजाइम ए फॉर्म्स 6 कार्बन कंपाउंड आफ्टर कंबाइनिंग विथ, जो ये एस्टाइल कोएंजाइम है जो पहले 2 कार्बन कंपाउंड होता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड बनता है। कौन सा? साइट्रिक एसिड किसके साथ कंबाइन होने पर? सो ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ कंबाइन होकर 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन वो यही पूछ रहा था कि एस्टाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है, ये साइट्रिक एसिड बनाता है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। वहाँ पर ये लिखा था कि जो एस्टाइल कोएंजाइम है ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है, किसके मिलने से? किसके मिलने से? तो ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिलता है और साइट्रिक एसिड बनाता है। तो साइकिल यहाँ पर क्लॉकवाइज है। ओके, क्लॉकवाइज है। सो एस्टाइल कोएंजाइम ए जो हमारा लिंक रिएक्शन में बनता है, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलता है और साइट्रिक एसिड बनाता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 2C कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड, और ये 4 कार्बन कंपाउंड है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और ये साइट्रिक एसिड बनाता है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। पायरुवेट हमको ग्लाइकोलिसिस में मिलता है जब हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं। ओके, और फिर लिंक रिएक्शन में हमको एस्टाइल कोएंजाइम मिलता है, और फिर इसका क्या होता है? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हो,
energy releasing process in which substrate is oxidized without an electron acceptor is एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, फोटो रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि आपको पता होगा कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ब्रेक होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में, और यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं यूज़ होता है, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होता है। ओके, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की यूज़ भी यहाँ पर नहीं होती हैं। सो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। सिंपल सी यहाँ पर 10 स्टेप रिएक्शन है। सो यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और यहाँ पर ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अब आपको आना चाहिए। साइट्रिक एसिड साइकिल इज डैश स्टेप इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। सो यहाँ पर थर्ड स्टेप है, क्योंकि मैंने बोला कि फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। ओके ओके, और जो सेकंड स्टेप है वो लिंक रिएक्शन है। ओके, लिंक रिएक्शन में हम पायरुवेट से एस्टाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। और जो तीसरा स्टेप है वो है साइट्रिक एसिड साइकिल, डेट इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और लास्ट में जो फोर्थ स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती हैं। सो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यही है कि ग्लूकोज को हम ब्रेक करते हैं। ओके, कैटाबोलाइज करते हैं इनटू, ब्रेक करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को, टू रिलीज द एनर्जी। इसी को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, वन टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। TCA साइकिल इज नेम्ड आफ्टर, जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है जिसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ओके, सो इसका और एक नाम है क्रब्स साइकिल। ये मैंने पहले बार बोला इस वीडियो में कि इसका और एक नाम क्रब्स साइकिल है। बेसिकली हम जब भी पढ़ते हैं, किसी भी जगह पढ़ते हैं, तो क्रब्स साइकिल के नाम से पढ़ते हैं। मैंने अभी तक क्रब्स साइकिल यूज़ नहीं किया, क्योंकि हम इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और इसको हम क्रब्स साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ये इसी ने दिया था, सर हैनस क्रिब्स उसका पूरा नाम है, सर हैनस क्रिब्स, तो इसको हम क्रब्स साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए क्योंकि ये मैंने पहले ही डिस्कस किया। एंजाइम हेल्पिंग इन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड इज। तो हमारे पास तो मॉलिक्यूल्स हैं पायरुविक एसिड के। सो इसको अब क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ये आपको समझना है। डिकार्बोक्सिलेशन होता है मीन्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है किसमें, लिंक रिएक्शन में। सो यहाँ पर मैंने बोला, मेरी ज़बान फिसल गई कि मैंने बोला कि ये लिंक रिएक्शन है, लेकिन आपको पहले ये समझ आना चाहिए कि ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड इज़ लिंक रिएक्शन। जो मैंने पहले ही बोला कि लिंक रिएक्शन होती है किसकी, पायरुविक एसिड की ग्लाइकोलिसिस के बाद। तो यहाँ पर एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। वहाँ पर मैंने बोला था कि को फैक्टर भी लगता है, Mg2 पॉजिटिव को फैक्टर लगता है। एंजाइम कौन लगता है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस या पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ओके ओके, सो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, इसीलिए ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूसेस 12 ATP, 15 ATP, 6 ATP, 19 ATP। सो यहाँ पर 12 ATP इसका करेक्ट ऑप्शन है। 12 ATP यहाँ पर बनते हैं जब ऑक्सीडेशन होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए की। ओके, इन क्रब्स साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। सो ये आपको आना चाहिए, पायरुविक एसिड है एंड प्रोडक्ट। मैंने बोला कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। सो एंड प्रोडक्ट इज पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ऑपरेट रेस्पेक्टिवली इन। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, और जो हमारे पास ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है या साइट्रिक एसिड साइकिल है या क्रब्स साइकिल है, ये कहाँ पर ऑपरेट होते हैं। तो आपको पता होगा, ये मैंने अभी इससे पहले भी बोला कि ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में होती हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन में साइटोसॉल हैं,
और जो ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं ये मैट्रिक्स में होता है, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। सो ये यहाँ पर मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या होता है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बाहर साइटोसॉल में ग्लाइकोलिस हुई और यहाँ पर अनदर मैट्रिक्स में ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती हैं, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती हैं। ये याद रखना, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोले कि ग्लाइकोलिस साइटोसॉल में होती हैं, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेबस साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और जो ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑपरेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाया, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये मैट्रिक्स हैं। तो मैट्रिक्स में मैंने अभी बोला कि इसमें इसमें क्रेबस साइकिल होता है। सो इसमें एंजाइम्स होंगे ऑब्वियसली, किसके लिए, क्रेबस साइकिल के लिए। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज एंजाइम्स फॉर क्रेबस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जनरल फार्मूला फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इज़। तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसकी जनरल फार्मूला क्या है। तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, कैटाबॉलिज्म होती है। तो यहाँ पर हम ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है, और हमारे पास एनर्जी आती हैं, जो कि हमारा मेन मोटिव होता है कि हमको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया, मैंने ग्लूकोज खाया, ओके, तो मेरी बॉडी की जो सेल्स हैं वो अब इस ग्लूकोज, इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगी, किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, जो मैंने इनहेल किया, ओके, ब्रीदिंग के टाइम जो मैंने ऑक्सीजन इनहेल किया, तो मैं रिलीज़ करूँगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और मेरे पास एनर्जी ज़रूरत है काम करने के लिए। तो ये वो एनर्जी है 686 किलो कैलोरीज। सो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन, लिपिड सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस, तो यहाँ पर इसका कोई यहाँ पर मैच ही नहीं है। सो यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है ये रेस्पिरेशन के टाइम होती हैं, ओके, रेस्पिरेशन की टाइम होती हैं। फोटोसिंथेसिस के टाइम फोटो फॉस्फोरिलेशन होती है, ना कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, एनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉलोइंग ग्लाइकोलिसिस इज। सो जो मेन स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप, उसको हम ग्लाइकोलिस कहते हैं। ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। सो यहाँ पर उसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। आपको पता होगा कि हम ह्यूमन्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं या प्लांट्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप उनमें भी सेम है, ग्लाइकोलिसिस उनमें भी होती है, लेकिन उसके बाद वो फर्मेंटेशन करते हैं, ओके, वो फर्मेंटेशन करते हैं। हम यहाँ पर उसके बाद हमारी लिंक रिएक्शन होती है, फिर क्रेबस साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल, और फिर हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो ऑपरेट होती हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये JKCET 2012 में आया है। आपको पता होगा कि नीट से पहले यहाँ पर JKCET होता था, जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए JKCET होता था, ओके, नीट से पहले। सो नीट यहाँ पर 2018, 2019, 2020 और 2021। सो नीट को यहाँ पर अभी 1 2 3 4 4 साल यहाँ पर नीट ने, सॉरी, NTA ने एग्ज़ाम को कंडक्ट किया, ओके। तो उससे पहले क्या होता था कि JKCET होता था, हमारे स्टेट में सेपरेट एग्ज़ाम होता था, ओके। तो अब नेशनल लेवल पे होता है, NTA कंडक्ट करता है नीट, लेकिन नीट से पहले JKCET होता था, उसी पे हमें MBBS सीट्स मिलती थी। सो यहाँ पर लिखा गया है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती हैं, इसको हम EMPB कहते हैं, डेट इज़ एम्डन मेयर ऑफ पारनास। ये 3 साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने डिस्कवर की ग्लाइकोलिसिस, एम्डन मेयर ऑफ पारनास पाथवे भी हम इसको कहते हैं, या ग्लाइकोलिसिस। सो ये साइटोप्लाज्म में होती हैं या साइटोसॉल में, पहले ही मैंने बोला था। और अगर हम बात करेंगे क्रेबस साइकिल मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, रेस्पिरेशन क्या है। एम्स में क्वेश्चन आया है 1996 में। कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो पहले आपको ये पता होगा कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ओके, कैटाबॉलिक प्रोसेस में वो प्रोसेस होती हैं जिसमें हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं, यूजुअली फूड को यहाँ पर हम तोड़ते हैं। ओके, फूड को तोड़ते हैं और एनर्जी इससे रिलीज़ होती हैं। हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। ग्लूकोज मैंने खाया, कार्बोहाइड्रेट मैंने खाया, मेरी सेल्स में वो चला गया, वहाँ पर हम इसको तोड़ते हैं और इससे एनर्जी रिलीज़ करते हैं बाय सीरीज ऑफ स्टेप्स। सो ये तो कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं। तो दो ऑप्शन में यहाँ पर कैटाबॉलिक प्रोसेस हैं, डेट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, डेट यूजेस ऑक्सीजन। और आपको पता है, मैंने पहले भी बोला कि ऑक्सीजन यूज़ होता है। मैंने वो रिएक्शन भी आपको दिखाई थी कि ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स O2। ओके, O2 इसमें यूज़ होता है, ऑक्सीजन होता है यूज़। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहले तो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि फूड को हम ब्रेक करते हैं। ओके, एनाबॉलिक प्रोसेस इसकी अपोजिट हो गई। ओके, एनाबॉलिक में हम छोटे छोटे टुकड़ों को जमा करते हैं। ओके, लेकिन कैटाबॉलिक प्रोसेस में हम फूड को तोड़ते हैं। ओके ओके, लाइक हमने ग्लूकोज को तोड़ा, पायरुविक एसिड फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिंक रिएक्शन में, और फिर लिंक रिएक्शन के बाद क्रबस साइकिल हुआ, और क्रबस साइकिल के बाद लास्ट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो यहाँ पर कैटाबॉलिक प्रोसेस डेट यूज ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन यूज़ होता है, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट्स रिलीज्ड एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, मैंने आपको रिएक्शन दिखाई कि C6H12O6 ग्लूकोज ब्रेक होता है 6 टाइम्स O2 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन जो मैंने इनहेल किया ब्रीदिंग के टाइम, ब्रीदिंग हम करते हैं तो ये ऑक्सीजन इसी में यूज़ होता है ग्लूकोज को ब्रेक करने में। तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है जो हमको काम करने में मदद करती हैं। बेसिकली एनर्जी की वजह से हम सब कुछ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, सीक्वेंस इन क्रेब्स साइकिल इज, जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल। तो आपको यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस बोलनी है। सो वीडियो को पॉज करो और यहाँ पर अपना करेक्ट ऑप्शन माइंड में रखो। तो अभी मैं आपका इसका यहाँ पर साइकिल दिखाऊंगा, तो यहाँ पर जिससे आप यहाँ पर अपना करेक्ट ऑप्शन आप देखोगे। सो ये है मेरे पास साइकिल। सो अब देखना कि आपका ऑप्शन करेक्ट था या इनकरेक्ट। सो मैंने बोला कि पहले हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होती हैं जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर हमारी लिंक रिएक्शन होती है, लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए का यहाँ पर ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है या क्रेब्स साइकिल होता है। सिंपली ये ऑक्सलो एसीटेट के साथ मिलता है, ये 4C कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम ए 2C कंपाउंड है। ओके, और ये साइट्रेट बनाता है जो कि 6C कंपाउंड है। उसके बाद आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। और याद रखना, आइसोसाइट्रेट टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट, यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होती है, CO2 रिलीज होता है, और फर्स्ट टाइम यहाँ पर NADH रिलीज होता है। ये पॉइंट्स याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये पॉइंट याद रखना कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड है, ओनली 5 कार्बन कंपाउंड है। ओके, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट से हम सक्सिनाइल को एंजाइम एक की तरफ जाते हैं, यहाँ पर भी NADH रिलीज होता है, और यहाँ पर भी डिकार्बोक्सिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और सक्सिनाइल को एंजाइम ए से जब हम सक्सिनेट की तरफ जाते हैं, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है जो हमारे पास वो पहला क्वेश्चन था। ओके, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, GTP बनता है, ATP बनता है, और उसके बाद सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर FADH2 रिलीज़ होता है, एक दफ़ा FADH2 रिलीज़ होता है, ये भी याद रखना। और NADH2 अभी तक 2 टाइम यहाँ पर रिलीज़ हुआ। ओके, ये भी याद रखना, अभी तक NADH 2 टाइम्स यहाँ पर रिलीज़ हुआ। और यहाँ पर तीसरी टाइम NADH रिलीज़ होता है जब मेलेट से हम ऑक्सलो एसीटेट की तरफ जाते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, इन क्रेब्स साइकिल ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एक्सेप्ट्स एसिटाइल कोएंजाइम ए टू फॉर्म। सो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यहाँ पर एक्सेप्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए को, और क्या बनाता है, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाता है, साइट्रिक एसिड। ओके, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, साइट्रिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो कि 4C है, और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं ये 2C हैं, और ये बनाते हैं 6C साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो,
कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए इज, जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये लिंक रिएक्शन है। ओके, लिंक रिएक्शन है जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और यहाँ पर ये कौन सा स्टेप है, ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजिलेशन होती है। पहले भी मैंने बोला कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ओके, और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ओके ओके, और वहाँ पर NADH भी रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया और साइट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फोटोलाइसिस फॉस्फोराइलेशन स्टार सिंथेसिस। सो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, दैट्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी आपको अब आना चाहिए, अभी तक मैंने 3 बार डिस्कस किया है। इन क्रेब्स साइकिल ए 6 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्मड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड। सो यहाँ पर जब क्रेब्स साइकिल में 6 कार्बन कंपाउंड बनता है, साइट्रिक एसिड उसका नाम है। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्टली वहाँ पर साइट्रिक एसिड बनता है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ये यहाँ पर किन दो के कॉम्बिनेशन के बाद बनता है, एक तो एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन किसके साथ होता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के साथ। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 4C कंपाउंड है, एसिटाइल कोएंजाइम ए 2C कंपाउंड है। अभी तक मैंने 10 बार बोला है ये, तो ये आपको अब याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच इज़ की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकेज ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस टू क्रेब्स साइकिल यहाँ पर लिंकेज कंपाउंड कौन सा है। ओके, सो ये यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए है लिंकेज कंपाउंड, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि ग्लाइकोलिसिस के बाद लिंक रिएक्शन बनती है जिसमें ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ओके, यही इंटरमीडिएट कंपाउंड है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन। पहले भी मैंने बोला कि जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सो ये मैट्रिक्स हैं, इसमें यहाँ पर एंजाइम्स होते हैं किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, पहले भी मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ, इस मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ क्रेब्स साइकिल इज। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्रेब्स साइकिल का कौन है, कौन है, कौन है, साइट्रिक एसिड है। ओके, साइट्रिक एसिड है, अभी तक मैंने ये 10 बार बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने पहले ही बोला कि जो साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने डिस्कवर की ग्लाइकोलिस, उनका नाम क्या है, एमडन मेयरहॉफ पारनास उनका नाम है। इसी वजह से हम इसको EMP पाथवे भी कहते हैं, किसको, ग्लाइकोलिसिस को। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर्मूल इन ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो यहाँ पर इंटरमीडिएट कौन सा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है जो बनता है ऑल द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो भी यहाँ पर टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, चाहे एनअरोबिक या एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि मेन 2 टाइप्स हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट बनता है इन ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो मैंने इससे पहले बोला था कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट हैं बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस में हमको पायरुविक एसिड बनता है, फिर लिंक रिएक्शन होती है। ओके, ये लिंक है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। लिंक रिएक्शन होते हैं जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और यही लिंक कंपाउंड है। ओके, लिंक कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, इन ऑल टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो सभी रेस्पिरेशन हुई, चाहे एरोबिक या एनारोबिक, तो उनमें से इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कौन है, तो इसका ऑप्शन है पायरुविक एसिड। क्योंकि मैंने बोला ना कि जो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें या एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, दोनों में यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होती हैं और वहाँ पर पायरुविक एसिड बनता है। ओके, पायरुविक एसिड बनता है दोनों में। तो पायरुविक एसिड यहाँ पर इंटरमीडिएट हुआ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो पायरुविक एसिड फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, फिर इसका क्रेब्स साइकिल होता है और लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, वहाँ पर इस पायरुविक एसिड की फिर फर्मेंटेशन होती है, इसीलिए यहाँ पर इसका पायरुविक एसिड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम रेस्पिरेशन की बात हो रही है।
Next is simple and easy question. Fermentation is incomplete oxidation, anaerobic respiration, executive process, none of the above. सो फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अभी मैंने एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके ओके। और एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो एग्जांपल है वो है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर है। प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बाय यीस्ट, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बाय यीस्ट फर्मेंटेशन इज डैश प्रोसेस। तो ये एनारोबिक प्रोसेस हैं। आपको पता है कि एनारोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है। और एनारोबिक प्रोसेस यहाँ पर कौन करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट करता है। ओके, यीस्ट जिसको हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसी भी कहते हैं। और यहाँ पर ये फर्मेंटेशन करता है, अल्कोहल बनाता है। ये पॉइंट्स याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। ओके, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बनता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इन एनिमल सेल्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लाइकोज ब्रेकडाउन इज। जो एनिमल सेल्स में फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है उसको हम सिंपली ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन इज। जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है रेस्पिरेशन में कौन होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, साइटोक्रोमस, डिहाइड्रोजनेसिस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑक्सीजन। तो जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हो पहले आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो, उसके बाद आप लिंक रिएक्शन पढ़ते हो, लिंक रिएक्शन के बाद क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन देखोगे। जब आप रिएक्शन लिखते हो ग्लूकोज C6H12O6 + O2, जब आप ये रिएक्शन लिखते हो तो अभी तक ऑक्सीजन का जिक्र किसी भी जगह नहीं होता है, ना ही ग्लाइकोलिसिस में, ना ही क्रेब्स साइकिल में, ना ही लिंक रिएक्शन में। तो इसका जो मेन यहाँ पर जो इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती हैं। और वहाँ पर लास्ट में, ओके, लास्ट में ऑक्सीजन का यहाँ पर जिक्र होता है। और लास्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यही ऑक्सीजन होता है। ओके, लास्ट में। उसके उससे पहले साइटोक्रोम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन लास्ट में यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, इन क्रेब्स साइकिल सेकंड डिकार्बोक्सिलेशन ऑकर्स इन। तो क्रेब्स साइकिल मैंने इससे पहले आपको दिखाया, मैंने बोला कि तीन यहाँ पर, सॉरी दो डिकार्बोक्सिलेशन होती हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको बोलना है कि सेकंड डिकार्बोक्सिलेशन कब होती हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन से आप इसको यहाँ पर सॉल्व करो और अपने माइंड में रखो कि आपने यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज़ किया है। तो अभी मैं आपको साइकिल दिखाता हूँ, सो फिर देखना कि आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो आपको देखना है सेकंड डिकार्बोक्सिलेशन कब होती हैं। सो ये है मेरे पास क्रेब्स साइकिल, ओके, साइट्रिक एसिड साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टू डिकार्बोक्सिलेशन होती है। डिकार्बोक्सिलेशन हम किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है। एक डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर एक डिकार्बोक्सिलेशन है और दूसरी डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर है। सो हमको दूसरी वाली देखनी थी। सो जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? सक्सिनाइल को एंजाइम ए में। तो यहाँ पर सेकंड डिकार्बोक्सिलेशन होती है। अब यहाँ पर बोलो कि फोर कार्बन कंपाउंड कौन है? अब बोलो, अब बोलो। सो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फोर कार्बन कंपाउंड है, साइट्रिक एसिड सिक्स कार्बन कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सो पहले मैंने बोला था कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है ये किस में होती हैं? फोटोसिंथेसिस में। और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है ये रेस्पिरेशन में होती हैं। सो ये मैंने पहले ही आपसे शेयर किया था। सो अब इनको डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस देखनी है। ओके, डिफरेंस बिटवीन फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इन photophosphorylation synthesis is of ATP while in oxidative phosphorylation it is of ADP। ऑप्शन बी अगर हम बात करें यहाँ पर, इन फोटोफॉस्फोरिलेशन ऑक्सीजन इज इवॉल्व वाइल इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन ऑक्सीजन इज टेकन अप। सो ये करेक्ट ऑप्शन है। अभी मैंने बोला कि जो हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती हैं। वहाँ पर मैंने अभी बोला कि लास्ट में हमको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। ओके, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है लास्ट में। सो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ऑक्सीजन इज टेकन अप, ऑक्सीजन यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। मगर अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, वहाँ पर फोटोफॉस्फोरिलेशन होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है।